नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में इस साल 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। हालांकि अभी तक इन राज्यों के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले देश में दलित राजनीति हावी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी दल अपना अपना गणित सेट करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जहां दलित वोट बैंक किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं झारखंड में आदिवासी वोटर सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है। आखिर इन राज्यों में किस तरह दलित वोट हर दल के लिए कितना अहमियत रखता है और किसका झुकाव किस पार्टी की ओर रहता है, आखिर क्या है दलित वोट का पूरा गणित, यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो जो उनका राय है वो व्यक्तिगत राय है, उसका किसी भी एससी वर्ग के क्रीमी रेल के जो व्यक्ति हैं, जो एससी समुदाय के हमारे भाई हैं, उनके रिजर्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिजर्वेशन उनका है वो एज इट एज ही रहेगा। इस क्रिमिनल का जो विषय है ये एसटी एससी पे लागू नहीं होना चाहिए, ये हमारे ज्ञापन का मुख्य जो अक्ष था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान सम्मत ये क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए। ये उनने भी इस बात को कहा एसटी एससी पे नहीं लागू होना चाहिए। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव, दलित वोट बैंक पर भारी दबाव। सबको अपनी अपनी चिंता, एससी एसटी पर कौन किधर बटा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से आए एक फैसले ने पूरे देश की राजनीति में हलचल तेज कर दी, सियासतदानों के धड़कनें बढ़ा दी। हर कोई अपने अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित नजर आने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। इसको लेकर राज्य विधानसभाएं कानून बनाने में सक्षम होंगी। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था कि राज्यों को एससी और एसटी समुदाय में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। इसके लिए राज्य अनिवार्य रूप से नीति बनाए। समानता हासिल करने का यही एकमात्र असल तरीका है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आते ही दलित राजनीति में मानो हड़कंप मच गया। खुद को दलितों का नुमाइंदा कहने वाले दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ पक्ष में नजर आए तो वहीं ज्यादातर विरोध में उतर आए। केंद्र की सत्ता में शामिल एलजेपीआर तो खुलकर अदालत के फैसले का विरोध करने लगी, जिससे मोदी सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 1 हफ्ते बाद बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच गई। शुक्रवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले बीजेपी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। हमने आज प्रधानमंत्री जी को एसटी एससी के सभी माननीय सांसदों ने एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इस क्रिमिनल का जो विषय है ये एसटी एससी पे लागू नहीं होना चाहिए, ये हमारे ज्ञापन का मुख्य जो अक्ष था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान सम्मत ये क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए। ये उनने भी इस बात को कहा एसटी एससी पे नहीं लागू होना चाहिए। हमारे विरोधी दल इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, वे अनुसूचित जाति के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर को लागू करना चाहते हैं। हमारे मन में भी प्रश्न था। हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा, उन्होंने समय दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा एनडीए की सरकार, उन्होंने कहा कि पहले तो वो क्या राय है उसको पढ़ लें, वो जजमेंट नहीं है और ये ऐसा आरोप लगाना उनकी आदत हो गई है। दरअसल बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप शुरू से चस्पा होते रहा है। बदलते समय के मुताबिक विपक्ष के आलोचनाओं के केंद्र में बीजेपी को घेरने की एक खास रणनीति, बीजेपी को आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी बनाने में भी विपक्ष ने कोई देर नहीं की। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी के कुछ उम्मीदवार जिस तरह से 400 सीटें मांग रहे थे और बदले में संविधान बदलने की बात कर रहे थे, उससे दलितों के खास
वोट वर्ग को लगा कि अगर मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 सीटें आ जाएंगी तो बदलते वक्त के साथ बीजेपी संविधान बदलने की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। इतना ही नहीं, दलितों के खास वोट बैंक को लगा कि उनके कोटे के मिलने वाले आरक्षण पर भी बीजेपी कुठाराघात कर सकती है। लिहाजा बहुमत के घोड़े पर सवार बीजेपी को मौजूदा लोकसभा चुनाव में बहुमत से 32 सीट दूर यानी 240 सीटें ही मिली और बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाने में दलितों के उन खास वोट बैंक का बड़ा भूमिका माना जाता है, जिसके जरिए विपक्ष बीजेपी को 240 तक रोकने में कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने, वहीं हरियाणा में भी अक्टूबर में ही चुनाव होने, जबकि झारखंड में नवंबर से लेकर दिसंबर तक चुनाव हो सकते हैं। और इन तीनों राज्यों में देश के बाकी राज्यों की तरह ही SC/ST वोटर अपना खास दबदबा रखता है। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी सरकार चला रही, वहीं हरियाणा में बीजेपी अकेले सरकार में, जबकि झारखंड में JMM के साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता में है। तीनों राज्यों में सत्ताधारी और विपक्ष के बीच अपनी अपनी सरकार बचाने या फिर सत्ता में वापसी के लिए जंग छिड़ी हुई, जिसमें दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। आपको इन तीनों राज्यों में दलित वोटों का गणित बताएंगे। उससे पहले जरा हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स का क्या रुझान रहा, ये समझ लीजिए। अब की बार 34.5% दलित वोट बीजेपी को मिले, जो कि 2019 के 35.5% की तुलना में 1% कम है। वहीं कांग्रेस को इस बार 20.8% दलित वोट मिले, जो कि 2019 के 16.7% वोट के मुकाबले 4% ज्यादा है। यानी 2024 के चुनाव में कांग्रेस के वोटर्स में दलितों की हिस्सेदारी बढ़ी। माना जा रहा है कि लोकसभा में कांग्रेस के सीट बढ़ने के पीछे ये एक बड़ी वजह रही, खासकर महाराष्ट्र में। प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अब बारी विधानसभा चुनाव की है। एक आकलन के मुताबिक महाराष्ट्र में तकरीबन 16% के करीब दलित आबादी, जिसमें से विदर्भ में सबसे ज्यादा 23% दलितों की संख्या है। बात अगर जातियों के हिसाब से करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा 30 से 40% जाटव की आबादी है। वहीं महार 20 से 30, मांग्स 10 से 20, धोबी भी 10 से 20 और चंभर जाति से ताल्लुक रखने वालों की संख्या लगभग 5 से 10% के करीब है। महाराष्ट्र में दलितों की बात करें तो कुल मतदाताओं के करीब 15% के आसपास दलित मतदाता हैं। महाराष्ट्र में 2 तरह के दलित हैं, हिंदू दलित और नवबद्ध दलित। नवबद्ध दलित बाबा साहब के अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हिंदू दलित वो करीब भारतीय जनता पार्टी के करीब है। यदि हम पिछले लोकसभा के चुनाव की बात करें तो देश स्तर पर जो एक मैसेज गया या दलित समाज में मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी यदि तीसरी बार सरकार में आती है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान बदल देंगे। ये नैरेटिव इतना असर रहा, जमीन पर इतना काम किया कि महाराष्ट्र में पहली बार सारे दलित नेताओं का भी साथ छोड़ करके, अंबेडकर का साथ छोड़ करके, रामदास अठावले का साथ छोड़ करके सभी लोगों ने महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े रहे। महाराष्ट्र में दलितों के नुमाइंदगी के तौर पर काफी सालों से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी RPI को माना जाता रहा है, जिसे खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। लेकिन तब से लेकर आज तक इसके 50 से ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं। रामदास आठवले की पार्टी भी उसी का हिस्सा है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते हैं वो और दलित नेता जोगेंद्र कावड़े अपनी अपनी पार्टी बनाकर राज्य में सियासत करते हैं और मौका मिलने के मुताबिक वो अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ते हैं। विधानसभा वाइज देखें तो महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों पर औसतन 15,000 के करीब दलित वोटर्स हैं, जबकि लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स किसी भी कैंडिडेट का भविष्य तय करते हैं। अब चलते हैं हरियाणा, जहां भी दलित वोट बैंक का अपना खास दबदबा है। हरियाणा की आबादी में एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जातियों का है, जिसमें सबसे ज्यादा जाटव हैं, जिनकी 40 से 50% के करीब आबादी। इसके अलावा वाल्मीकि 20 से 30%, ढानक 10 से 20, मजहबी 10 से 20 और ओध जातियां करीबन 5 से 10%। हरियाणा में सबसे ज्यादा दलित आबादी फतेहाबाद, सिरसा और अंबाला जिले में है, जहां पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो 4 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और इसके साथ ही
बाकी की सीटों पर जननायक जनता पार्टी और आजाद उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं पर सिरसा महज एक ऐसा जिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। हरियाणा में दलितों का झुकाव किस दल की ओर ज्यादा रहता है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ अनुसूचित जातियों के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई थी। दलित की राजनीति हरियाणा क्या पूरे देश में होती है, और पिछले लोकसभा जो अभी चुनाव हुए हैं अगर उनकी बात करें तो दलित मतदाता पूरे एनडीए से 1% के करीब शिफ्ट होकर इंडिया के गठबंधन के पाले में गया था। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जो 5 सीटें लोकसभा की जीती है, और ये पूर्वानुमान पहले ही लगाया जा रहा था कि दलित मतदाता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटककर कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और अब चूंकि अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो हरियाणा विधानसभा में आप देखिए हरियाणा के अंदर 17 सीटें आरक्षित हैं जिन पर दलित उम्मीदवार खड़े होते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा से उलट झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ आदिवासी वोटर्स का सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है। हर चुनाव में लगभग सभी 81 सीटों पर आदिवासी वोटर ही किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों के जीत और हार का अंतर तय करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में तकरीबन 26% आबादी आदिवासियों की, वहीं 14% के करीब दलित समुदाय के वोटर हैं। यही वजह है कि विधानसभा की 81 में से 37 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित है, जिसमें से 28 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए तो वहीं 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, 1 सीट तो राज्यपाल ही नॉमिनेट करता है। तो 81 विधानसभा की सीटें जहां पर चुनाव लड़ी जाती है उसमें 28 सीटें तो सुरक्षित है ही ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और 9 सीटें सुरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये जो जनजातीय जो सीटें हैं 28 सीटें हैं, इनमें जो 10-11 जातियां हैं जिसमें प्रमुख हैं संथाल हैं, उराव हैं, मुंडा हैं, पहाड़ियां हैं, बिरहोर हैं, हो है, आदिम जनजातियां हैं। इस तरह से 10-11 जनजातियां हैं। लेकिन अभी तक तो देखा गया है कि इनका झुकाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति रहता है। झारखंड में आदिवासी वोटों को साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जुटी हुई हैं। झारखंड की मौजूदा सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, लिहाजा एक बड़ा तबका उनके साथ मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को बीजेपी में शामिल कराने के पीछे भी यही रणनीति काम की थी। बहरहाल CSDS का एक सर्वे बताता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक बहुत तेजी से दलित वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन 2024 में केवल जाटव वोट ही पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा वोट किया। जाटव सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों में आती है, मतलब साफ है कि जो जातियां दलितों में संपन्न हैं और जिनका सामाजिक रुतबा पिछड़े वर्ग के करीब है, उसका झुकाव बीजेपी की तरफ कम रहता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी कोटे में कोटा वाले फैसले के पक्ष या फिर विपक्ष में खुलकर बोलने से परहेज कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।